कर हम मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उसके अंदर जो है कॉम्पैक्ट का कर्मचारी है तो निवाराइजर्स इस आए आसान आज हमें उनको जो है उसको नमस्कार नमस्कार। और क्या की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इस पर हम उसको पढ़ा कहीं ना सिलसिला जो है गंगोत्री के वेग से वाराणसी के मोक्ष तक। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज कैंसर से संबंधित सवालों को लेकर हम मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर दौलत सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम विषयों पर जो है उससे जानकारी भी हासिल करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। थैंक यू। सर, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के समय में, लोग समझते हैं। अब कितना इससे राहत मिल सकती है और आने वाले वक्त में कैसे हम इसको देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कैंसर के बारे में जागरूकता का अभाव है हमारे समाज में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन 24/7 में। मैं हूं आपके साथ योगेश आर्य। आज कैंसर से संबंधित सवालों को लेकर हम मौजूद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। डॉक्टर दौलत सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम विषयों पर जो है उससे जानकारी भी हासिल करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। थैंक यू। सर, कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के समय में, लोग समझते हैं। अब कितना इससे राहत मिल सकती है और आने वाले वक्त में कैसे हम इसको देख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कैंसर के बारे में जागरूकता का अभाव है हमारे समाज में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कैंसर होता क्या है ना। कैंसर के बारे में कई भ्रम है समाज में, कई गलत चीज़ें और फैलाई जाती हैं उनको, जिसकी वजह से कैंसर काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। तो कैंसर क्या होता है, शरीर के अंदर कोई भी कोशिका का अनियमित रूप से बढ़ते जाना, और वो कोशिका अनियमित रूप से बढ़ के शरीर का ही पोषण लेकर और दूसरी नॉर्मल कोशिकाओं के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और अंत में वो शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाती हैं और मृत्यु का कारण बनती हैं। तो ये इसको बोलते हैं कैंसर, है ना। बेसिकली कैंसर दो प्रकार का होता है, एक बेनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। तो जो मैलिग्नेंसी होती है उसको हम कैंसर के रूप में जानते हैं। जो बेनाइन ट्यूमर होते हैं वो इतने घातक नहीं होते हैं और उनका इलाज एकदम संभव है। लेकिन कैंसर जो गंभीर अवस्था जिससे मानी जाती है, इससे बचने की ज़रूरत है और समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। सर, स्टेज को कैसे पहचाने कि आखिरकार की कैंसर की स्टेज स्टार्ट हो चुकी है? इसकी स्टेज को कैसे पहचाने? क्योंकि आमतौर पर देखा जाए तो लोग इसके, आपने खुद ही कहा कि अवेयरनेस नहीं और जानकारी भी नहीं होती है, तो लोग इससे जो है नज़रअंदाज करते हैं और फिर बाद में घातक बनता है। देखिए, कैंसर की जो मेडिकल साइंस के हिसाब से 4 स्टेज बनाई गई हैं, है ना। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। और ये ट्यूमर का जो साइज है और ट्यूमर आसपास की लिम्फ नोड में, उस एरिया में कहाँ फैला है और शरीर के दूसरे अंगों में फैला या नहीं फैला, है ना, इस पे हम TNM की स्टेजिंग जिसे बोलते हैं, इसके हिसाब से स्टेज बनती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम सब दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यदि मरीज पहले ही प्रथम अवस्था में आता है कैंसर की, तो उसका इलाज एकदम संभव है और 90% उसमें लोग जड़ से ठीक हो जाते हैं, पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वही मरीज अगर कोई स्टेज 4 में आएगा तो उसमें 90% तक मृत्यु होती है, चाहे हम सारा इलाज कर लें, कुछ भी है। और उसमें हॉस्पिटल स्टे ज़्यादा होगा, खर्चा ज़्यादा होगा, डिफरेंट मॉडलिटी हमें ट्रीटमेंट की देनी पड़ेंगी। उसके बावजूद भी स्टेज 4 में आउटकम बहुत कम होता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आम जनता को कैंसर के लक्षणों के बारे में पता हो, ताकि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आएँ, टाइमली अपने टेस्ट कराएं और अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोसिस करके त्वरित उसको ट्रीटमेंट दे के ठीक कर सकें। सर, आपने कहा कि 4 स्टेज हैं, इनको 4 स्टेज में ये कैंसर हो तो को पहचाना जा सकता है, इसकी 4 स्टेज हैं। लेकिन क्या ये भी जाना जा सकता है कि किस वजह से कैंसर हुआ है? हाँ जी,
इसमें दो तरह के कारक हैं। कुछ कारण ऐसे हैं कि जो कि कुदरती कारण हैं जिनको अभी तक हम नहीं पहचान पाए हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि जो कि स्टडी करने के बाद इतने सालों में हम वहाँ तक पहुँच पाए कि कुछ विशेष कारण हैं कि जिनसे कैंसर हो सकता है। जैसे तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करना, ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्टर है कि तंबाकू से कैंसर होता है, चाहे हम तंबाकू किसी भी रूप में लें। दूसरा है आनुवांशिक। तीसरा है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन और हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। उसके अलावा हमारा कार्य करने का तरीका और हमारा कार्य किस तरह का है। जैसे जो इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं, उनको एक विशेष तरह का कैंसर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर और किडनी कैंसर बोलते हैं। जो लोग स्मोकिंग वाले जोन में काम करते हैं, उनको फेफड़ों कैंसर ज़्यादा होता है। जो लोग बीड़ी, जो तंबाकू को धुएं के रूप में सेवन करते हैं, उनको फेफड़ों कैंसर ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे देश में जो चबाई जाने वाली तंबाकू है, गुटखा के सेवन ज़्यादा है, इसलिए हमारे देश में मुंह और गले का कैंसर काफ़ी ज़्यादा है। सर, इनको शुरुआती तौर पर कैसे पहचाने, गले के जो इन्फेक्शन शुरू होते हैं या जो आपने कहा कि मुंह के जो तौर पर जो है कैंसर आता है, तो पहचाने कैसे? क्योंकि लोग तो इसको सामान्य रूप पर जो है मुंह में छाला पड़ जाना इसी तरह से समझते हैं और फिर उसी तौर पर बाहरी जो दुकानें होती हैं उनसे दवाइयाँ लेकर ये सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, कैंसर का कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होता है, लेकिन कोई भी लक्षण अगर 3 महीने से ज़्यादा होता जा रहा है या नॉर्मल इलाज से वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि ये कुछ अननेचुरल तरह की बीमारी है और इसको सरकारी अस्पताल में जाके या विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाके इसका तुरंत जांच कराना चाहिए। सर, जो कैंसर के इलाज हैं उनकी अगर हम बात करें तो किस तरह से उनको देखा जा सकता है और किस तरह के इलाज आपके तौर पर किए जाते हैं आज के समय? देखिए, कैंसर के कुछ अलार्मिंग लक्षण होते हैं, कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है, अलार्मिंग लक्षण है जिससे हम सोच सकते हैं कि ये कैंसर हो सकता है। जैसे शरीर के किसी भी अंग से रक्त का बहना, किसी भी अंग से पेशाब में खून का आना, खांसी में खून का आना, बलगम में खून का आना, खून की उल्टी होना, ये सब में कैंसर भी हो सकता है। एक कैंसर एक कारण हो सकता है इन सब का, ठीक है। शरीर के किसी भी अंग में किसी ग्रंथि का या गठान का होना जो लगातार बढ़ते जाए, ठीक है। शौच की आदतों में लगातार परिवर्तन होता जा रहा है और शौच के दौरान भी शौच के साथ ब्लड का आना, ठीक है। हमारे शरीर में किसी जख्म का होना जो कि नॉर्मल इलाज से ठीक ना हो और बढ़ता जाए, तो ये सब लक्षण ऐसे हैं। गटकने की तकलीफ होना जो बढ़ते जाना, आवाज़ का बदलना जो लगातार भारी होते चले जाना, और जो कि नॉर्मल इलाज से ठीक नहीं हो रही है बीमारी, तो हमें समझना चाहिए कि इसमें कुछ गंभीर बात भी हो सकती है और उसके लिए समय समय पर हम जांच भी करा सकते हैं। सर, कीमोथेरेपी और रेडिएशन और सर्जरी की हमें कब जरूरत पड़ती है, कब कौन सी स्टेज पर आकर के इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि आप तो विशेषज्ञ हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बाहर सामान्य तौर पर जो इलाज करते हैं वो इन स्टेज पर समझ नहीं पाते, उनको सही राह नहीं दिखा पाते, जो बहुत बड़ी चुनौती जो है आने वाले वक्त में जो है पेशेंट्स के सामने बनती है। देखिए, कैंसर एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है पूरी दुनिया के लिए, और ख़ासकर जो विकासशील देश हैं हमारे भारत जैसे, इसमें एक प्रमुख समस्या होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है जागरूकता का, प्लस डॉक्टर्स के कोर्स में भी हम कैंसर को उस तरह से इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। तो इसकी वजह से पूरा समाज कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है। डॉक्टर्स भी उतना ही पढ़ते हैं जिनको पढ़ाया जाता है, MBBS लेवल के डॉक्टर्स जो समाज में हैं, ठीक है ना। तो कैंसर के लिए पहले हम जो विशेष टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे जिस अंग का कैंसर है जिसको हम सस्पेक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम उसके टेस्ट कराते हैं। जैसे CT स्कैन होना है, एंडोस्कोपी होना है या ब्रोंकोस्कोपी होना है, मुंह लैरिंगोस्कोपी होना है, और फिर उसमें जो छाला देखते हैं उसको हम विशेषज्ञ द्वारा एक बायोप्सी, एक जांच का टुकड़ा लिया जाता है ना, बायोप्सी कहते हैं। या कोई गिल्टी है बाहर दिख रही है तो हम उससे उसका पानी निकाला जाता है जिसको हम FNAC बोलते हैं। तो ये सब नॉर्मल टेस्ट हैं, इनको करा के हम पता कर सकते हैं कि उसको कैंसर है या नहीं है। अगर उसमें कैंसर का शक होता है तो हम उसके फिर फर्दर टेस्ट कराते हैं कि ये कैंसर कहाँ कहाँ फैला हुआ है,
लोकलाइज है, एक ही जगह पे है या शरीर के दूसरे अंगों में फैला हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हम सीटी स्कैन, पैट स्कैन जो आजकल अवेलेबल हैं, एमआरआई इत्यादि हम कराते हैं और उसकी स्थिति जानने के बाद उनकी स्टेजिंग बनाई जाती है कि शरीर में किस किस अंग में फैला हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड कर देते हैं। तो जो अर्ली स्टेज में है उसमें केवल एक पैथी ही है, जैसे छोटी बीमारी है, छोटा कैंसर है और कहीं फैला हुआ नहीं है, तो उसको ऑपरेशन द्वारा ही निकाला जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। लेकिन बीमारी मोस्टली मरीजों में स्टेज 3 में डायग्नोसिस होती है ना, क्योंकि लोगों को जागरूकता का अभाव है, टेस्ट अवेलेबल नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है ना, गरीबी है और लोग जागरूक नहीं हैं और ये सुविधाएं सब जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो उसकी वजह से बीमार जो मरीज अस्पताल तक आ पाते हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आ पाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए हमें कीमोथेरेपी दे के उसको छोटा किया जाता है। ये डिपेंड करता है सब कि कौन सा इलाज हमें देना है उसकी पैथोलॉजिकल टेस्ट कराने के बाद ट्यूमर का, कि इसकी बायोलॉजी कैसी है, इसका बिहेवियर कैसा है और इसका पैथोलॉजिकल स्टेटस क्या है, बायोलॉजिकल स्टेटस क्या है। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, जिसमें एक सिंगल मॉडलिटी भी हो सकती है या फिर तीनों मॉडलिटी भी दे सकते हैं हम, जिसमें कि रेडिएशन थेरेपी भी है, कीमोथेरेपी भी है और सर्जरी भी है। आजकल नई मॉडलिटी आ गई हैं और टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सब थेरेपियाँ हमारे अस्पताल में अवेलेबल हैं और हम इनको आयुष्मान के मरीजों को दे रहे हैं। सर, इलाज के दौरान लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बन जाती है कि कहीं इसका दुष्प्रभाव ना पड़ जाए, तो क्या ऐसी स्थिति बन जाती है कि कई बार इलाज के दौरान दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं इलाज के दौरान? देखिए, हर बीमारी में हर दवाई का एक दुष्प्रभाव होता है। जो हम दर्द की दवाई खाते हैं वो भी किडनी पर लोड डालती है ना। तो कीमोथेरेपी का भी कुछ दुष्प्रभाव होता है, लेकिन वो दुष्प्रभाव एक सर्टेन लेवल तक ही होते हैं और उसके गंभीर वो नहीं होते और उसके अकॉर्डिंगली हम उसको वीकली ऑब्जर्व करते हैं मरीज को इलाज के दौरान, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने पर हम उसको उसका इलाज करते हैं और वो ठीक हो जाता है। सर, एक सवाल बहुत जो चिंता का विषय बनता है वो ये है कि लोग जो है कैंसर के मरीजों को जो है इस दृष्टि से देखते हैं कि अगर उनको छुएंगे तो शायद उनको भी कैंसर हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं समाज के बीच में है। हाँ, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इस समाज में मैंने कई बार देखा इस चीज़ को कि लोग इस चीज़ से डरते हैं, लेकिन मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये छूत का रोग बिल्कुल भी नहीं है, ये एक से दूसरे को नहीं फैलता। चलिए, फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका, और हमारे साथ बातचीत के सिलसिले पर जो है जारी है, बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ और कैंसर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर दौला सिंह जी हैं। सर, बातचीत हो रही थी कैंसर की छूत को लेकर के कि किस तरह से जो है लोग कतराते हैं, लेकिन इलाज को लेकर भी उनके मन में एक संशय रहता है कि कितना बजट इसका रहेगा, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है काफ़ी खर्च आएगा, इससे भी कहीं ना कहीं लोग इलाज कराने से बचते हैं। देखिए, सबसे पहले खर्च से ज़्यादा ज़रूरी ये जानना ज़रूरी है कि लोगों के मन में भय है इलाज के प्रति। कई लोग ये बोलते हैं कि हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, छेड़ने से बीमारी फैल जाती है। तो मैं आपको बता दूं, ये सत्य नहीं है और ये एक आधारहीन बात है, क्योंकि जब तक हम उसकी बायोप्सी और पैथोलॉजिकल जांच नहीं कराएंगे, उस ट्यूमर का बिहेवियर पता नहीं चलेगा, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं कर सकते। तो बायोप्सी कराना बड़ी आवश्यक है और इससे बिल्कुल ना कतराएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि जी बायोप्सी बोला था तो हमने नहीं कराई, अब हम 6 महीने बाद तकलीफ़ इतनी बढ़ गई है कि हमसे सोया नहीं जा रहा, हमसे खाया नहीं जा रहा और हमारे दर्द इतना ज़्यादा है, इसलिए अब जो करना है आप कर दीजिए। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसा समय ना आने दें अपने ऊपर, समय पर अपनी जाँच कराएँ। सर, भविष्य में जो है जो इलाज होता है, इलाज के बाद भविष्य में कैंसर के क्या लौटने के भी कारण बन जाते हैं? क्या ऐसी संभावनाएं रहती हैं कि इलाज होने के बाद भी कैंसर लौट पाता है? देखिए, कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करता है। इलाज के बाद भी कैंसर सेल जो शरीर के अंदर रह जाता है और कई बार वो दोबारा फल फूल जाता है। इसके लिए हम पीरियडिकली चेकअप करते हैं। इलाज करने के बाद भी हम टाइम टू टाइम हर 6 हफ्ते में या 2 महीने में
पेशेंट को वापस बुला के इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसका चेकअप करते हैं। यहाँ पर कई सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं आम बीमारी की तरह कैंसर भी एक बीमारी है, हमने इलाज करा लिया, अब हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कैंसर में हम लगभग 5 साल तक उस कैंसर मरीज का फॉलो करते हैं, ताकि हम उसको, अगर बीमारी लौटती है तो समय पर उसको दोबारा निदान करके उसका इलाज कर सकें। मानसिक तौर पर कितना तैयार होना चाहिए ऐसे मरीज को, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है उसके जो साथ में रहने वाले लोग हैं वो उसका मानसिक तौर पर प्रिपेयर करें, उसके साथ साथ उसका कितना खुद का मानसिक तौर पर प्रिपेयर होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी बीमारी से जूझना कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर भी जो है आदमी टूट जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कैंसर जो है वो एक व्यक्ति की बीमारी नहीं है, वो पूरे परिवार की सफरिंग है, पूरी परिवार की बीमारी है। और वो एक मरीज ही नहीं, उसका पूरा परिवार मानसिक पीड़ा से गुजरता है कि अब क्या होगा, ठीक होंगे या नहीं होंगे। और ये बड़ा ही दुखदाई होता है ये पीड़ा का अनुभव करना। तो सर इसके लिए एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से लोग जो हैं आपके पास आते होंगे तो तरह तरह के सवाल भी आपसे करते होंगे, इसी के बीच क्या कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो इस बीमारी को छुपाने का प्रयास करते हैं? बिल्कुल, समाज में जैसे मिथ्स हैं कि भाई ये एक छूत का रोग है, या पुराने मिथ्स हैं कि पुराने ज़माने में बोला जाता था कि भाई पुराने जन्म में कोई पाप किए होंगे इसलिए भी ऐसी बीमारी हुई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कुछ लोग पहले बोलते थे कि जाओ तुझे कीड़े पड़ेंगे, लाइक जैसे श्राप दिए जाते थे। तो बेसिकली कीड़े कैंसर में ही पड़ते हैं, तो लोग उससे ये बोलते थे कि शायद ये शापित व्यक्ति है, या पिछले जन्म में कुछ श्राप मिला हुआ है, या इसने कोई पाप किए होंगे। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब निरर्थक बातें होती हैं। हमारा शरीर है, हमारे शरीर का बिहेवियर जैसा है, जिसके कई सारे कारण हैं, ठीक है ना। तो वो एक कारण की वजह से बीमारी होती है, और जब वो लाइलाज हो जाती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी केयर नहीं होती, उसको लोगों को जागरूकता का अभाव होता है, तो उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। खासकर जो कैंसर के जख्म होते हैं उसमें बीमारी का इलाज नहीं करता, तो उसमें वो सड़ने लगता है और बाद में उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसमें शाप जैसा, या समाज में ऐसे हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो कैंसर के मरीज हों उनको सहानुभूति की आवश्यकता होती है, उनके साथ सहानुभूति से व्यवहार करें, उनको खुश रखें, और उनको ये एहसास ना होने दें कि उन्होंने किसी तरह का कोई पूर्व जन्म में पाप किया है या उस तरह का है। भारत की बात की जाए, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए, अगर कैंसर के रोगियों की संख्या की मैं बात करूं तो किस तरह से इनमें वृद्धि हो रही है? लगभग 10 से 12% प्रति वर्ष से कैंसर बढ़ रहा है। और हमारे उत्तराखंड में तो अभी कैंसर रजिस्ट्री ही बन रही है, क्योंकि छोटे छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, वहां तक कैंसर रजिस्ट्री का अभी डेवलपमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री में केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। लेकिन जो रिमोट एरिया में पेशेंट बैठे हैं कैंसर के हैं, तो वो लोग बीमारी बढ़ने पर हॉस्पिटल नहीं आते। इसलिए उत्तराखंड में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है हमें। कैंसर रजिस्ट्री हम कर रहे हैं, उसमें जितने भी कैंसर रजिस्टर्ड हो रहे हैं उसके हिसाब से कैंसर का हम इंसिडेंस बता सकते हैं। सर जेनेटिक फैक्टर भी क्या आप मानते हैं कि कैंसर को लेकर के? बिल्कुल, जेनेटिक फैक्टर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। जैसे माँ पिता से बच्चों को होना, खासकर स्तन कैंसर, ओवरी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और कुछ अन्य कैंसर ऐसे हैं कि जो माँ के साथ अगर माँ को है तो उनकी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को होने का डर रहता है। इसके लिए हम उनके परिवार के बच्चों को इस बारे में जागरूक भी करते हैं, और उनको टाइमली प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग प्रोग्राम के बारे में बताते हैं, ताकि बीमारी होने से पहले ही वो अपनी जांच करा लें। और समय समय पर जांच कराने से जब भी बीमारी अगर आने का डर रहेगा तो उसको प्रारंभिक अवस्था में ही उसका इलाज किया जा सके। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो मोबाइल्स की रेडिएशन होती है, मिलावटी खाना होता है, प्लास्टिक होती है, क्या इसका भी एक तौर माना जा सकता है कि हाँ ये भी एक कारण हो सकता है कैंसर होना? क्योंकि रेडिएशन को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। देखिए, रेडिएशन जो रेडियो वेव्स होती हैं जो कि मोबाइल में होती हैं, वो नॉन आयोनिंग रेडिएशन होता है। ये उस तरह का रेडिएशन नहीं होता कि डायरेक्ट कैंसर कर सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में रेडिएशन होता है, तो हमें मोबाइल का यूज़ कम करना चाहिए और लैंडलाइन का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। कुछ लोग हैं वो पूरा बिजनेस या 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगातार फ़ोन पे बात करते हैं मोबाइल पे, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म में कई सारे नुकसान शरीर को कर सकता है। उसमें कैंसर
के बारे में ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है, लेकिन रेडिएशन की वजह से कुछ भी हो सकता है। सर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम तुलना करें तो कहाँ से ज़्यादा केसेस जो है सामने आते हैं कैंसर से जुड़े हुए? क्या शहरों से ये इस मामले बढ़ रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र या औसतन बराबर निकल के आ रहा है? जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है, ये शहरों में और गांव में अलग अलग है। शहर में रहने वाले लोग, हम लोग ऑफिस वर्कर होते हैं, व्यस्त ज़्यादा रहते हैं, तो हमारे जो व्यस्त रहने वाले लोग हैं वो उनका खाना पीना अलग है। वो प्रोसेस्ड फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा या फ्रेश खाना नहीं खा पाते हैं, ठीक है ना। तो प्लस अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल है, स्मोकिंग। शहर में जो हम लोग इस मॉडर्न बनने के लिए, कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए ज़्यादा तंबाकू का सेवन और कई तरह के इनके अंदर जिनके दुर्व्यसन में पड़ जाते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है कि हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये बड़ा अंतर है शहरों में। तो इसलिए जो शहरों में रहने वाले लोगों में स्तन कैंसर बहुत ज़्यादा है, स्तन और प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। हम बैठने का हमारा काम होता है, हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं शहर में रहने वाले लोग। तो जो सीडेंटरी पर्सनैलिटी होती है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो सैचुरेटेड फैट का यूज़ करते हैं खाने में, प्रोसेस्ड नॉन वेज डाइट ज़्यादा लेते हैं लगातार, उनमें भी आंतों का कैंसर खतरा ज़्यादा होता है। गांव में रहने वाले लोगों में दूसरे कैंसर ज़्यादा होते हैं, जैसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, क्योंकि वो पर्सनल हाइजीन और अपना पर्सनल केयर नहीं कर पाते, उनको उस बात की जागरूकता नहीं होती। क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं, न्यूट्रिशन की कमी होती है, खून की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको दूसरे कैंसर होते हैं। लेकिन वहाँ की लाइफ स्टाइल अच्छी है, उनको पैदल ज़्यादा चलना है, मेहनत ज़्यादा करना है, जिस वजह से उनको इस तरह के कैंसर कम होते हैं, लेकिन दूसरे तरह के कैंसर ज़्यादा होते हैं। सर, महिलाओं में जो स्तन कैंसर की समस्याएं आती हैं उनका औसतन कितना बढ़ रहा है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जागरूकता का अभाव तो है, लेकिन स्तन कैंसर की जो चीज जो अगर परसेंटेज की बात करें तो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। जो स्तन कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है जेनेटिक म्यूटेशन, देर से शादी होना, देर से बच्चे होना। जो रूरल जो गांव वाली प्रथा में 18-20 साल में लड़कियों की शादी हो जाती है, उनके 22-25 साल में उनके बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे शहरी इन्वायरमेंट में सभी लोगों को पढ़ना है, लड़कियों को भी पढ़ना है, तो ऐसे करते करते उनकी शादी की उम्र लगभग 35 वर्ष हो जाती है। और 35 वर्ष होने के बाद उनके जो बच्चे हैं वो भी देर से होते हैं, जो एक स्तन कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है। और स्तनपान ना कराना, जो महिलाएं हैं अपने ऑफिस में बिजी रहती हैं, सुबह ऑफिस जाती हैं, शाम को आती हैं, इस वजह से वो अपने बच्चे को भी समय से स्तनपान नहीं करा पाती, वो भी एक कैंसर बढ़ने का एक कारण हो सकता है। सर, कैंसर के लक्षणों को किस तरह से देखा जा सकता है और कैसे उसकी आप जांच करते हैं प्राथमिक तौर पर? और आज के समय में जो लोग इससे जो है ये कहा जाए कि अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए कितना घातक है आने वाले वक्त के लिए? और क्योंकि ये जितना समय बीतता जाएगा आने वाले वक्त में ये जो बीमारी है, अगर अवेयरनेस नहीं होंगे तो लोग जो के लिए चुनौती बड़ी बन जाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कैंसर प्रिवेंशन एक बड़ी ज़रूरी है, जिसके लिए हम दून अस्पताल की ओपीडी में उनके तीमारदारों को जागरूक करते हैं कि कब टेस्ट कराने हैं, आपकी कितनी रिस्क है मरीज के साथ। जो मरीज के क्लोज रिलेटिव हैं, जो जेनेटिक कॉज में, जिनको जेनेटिक कॉज की वजह से कैंसर हो सकता है, हम उनको भी जागरूक करते हैं और समय समय पर उनके टेस्ट कराते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कैंसर के बारे में जानना, उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जाना, ताकि समय पर उसका इलाज हो सके। और सबसे ज़रूरी है कि समय समय पर अपनी जांच कराएं। अमेरिका में नौकरी पाने के लिए सबको हेल्थ चेकअप सालाना वार्षिक चेकअप होता है। हमारे देश में गरीबी, अज्ञानता और नौकरी के अभाव में, सरकारी नौकरियों में, ये सब चीज़ें पॉलिसी सरकार को लाने में टाइम लग रहा है। तो इसकी वजह से लोग इस बारे में जागरूक नहीं है कि उनको अपना समय समय पर टेस्ट, हेल्थ चेकअप कराते रहें। तो आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे कि कैंसर को लेकर के जागरूकता के लिए और आने वाले वक्त में लोग इसके लिए बहुत जागरूक होकर के अपना इलाज कराएं, उस लोगों को प्रेरित करें, ताकि जो है इस पर जो है आगे की जो चुनौतियां हैं वो ना बन पाएं? सबसे ज़रूरी है कुछ सावधानियों को बरतने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपना वज़न है उसको नियंत्रित रखें। अपना फ्रेश फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें। प्रोसेस्ड फूड का सेवन कम से कम करें।
जो प्रिजर्व फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, कई दिनों के रखे हुए होते हैं, जिनको हम बड़े शौक से खाते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें। समय पे अपनी जांच कराएं, वैक्सीनेशन समय से कराएं। कुछ कैंसर है जिनके वैक्सीन अवेलेबल हैं, जैसे बच्चेदानी का मुंह का कैंसर के वैक्सीन आ गए हैं और उससे कैंसर को रोका जा सकता है। और समय समय पर 35 साल के बाद हम कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं, उनको टेस्ट को कराते रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। सर, ऑन्कोलॉजी जो है उसको कैसे देखते हैं, और बच्चों को खास तौर पर कैंसर की अगर बात करें, क्योंकि महिलाओं की हमने बात की, जो है बुजुर्गों की बात की, लेकिन बच्चों के कैंसर को अगर हम देखें तो वो किस तरह के लक्षण होते हैं? देखिए, बच्चों में कैंसर हर उम्र के को हो सकता है। जब से बच्चा पैदा होता है और बूढ़ा होने तक किसी भी स्टेज में कैंसर हो सकता है। 3 दिन के बच्चे में भी कई बार कैंसर देखा जाता है, जिसको हम रेटिनोब्लास्टोमा बोलते हैं। आंखों की उसमें होता है, रेटिना में होता है। विल्म्स ट्यूमर होता है, न्यूरोब्लास्टोमा होता है। ये सब बच्चों की 4 से 5 साल के बच्चों की उम्र में भी कैंसर होता है। तो कोई भी एबनॉर्मल लक्षण, कोई भी गठान, कोई भी सूजन, किसी भी तरह का कुछ, जैसा कि बताया, ऐसा नोटिस होने पर तुरंत अस्पताल में संपर्क करें, जांच कराएं और उसको डायग्नोसिस करके, कि सभी गठानें कैंसर नहीं होती। सर, ऑन्कोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, क्योंकि उसको लेकर भी लोग जो है बहुत सस्पेंस में रहते हैं। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है। सीटी स्कैन, एमआरआई और नई टेक्नोलॉजी है पैट सीटी, जिसे हम कहते हैं। तो पैट सीटी से पूरे शरीर का होता है वो, और कैंसर कितना फैला हुआ है वो इसके बारे में जानकारी मिल जाती है और उसके अकॉर्डिंगली इलाज हो जाता है। आज से 10-15 साल पहले ये सब चीज़ नहीं थी। जहाँ तक इलाज की बात है, पहले केवल हाई डोज कीमोथेरेपी होती थी, जो कि काफ़ी टॉक्सिक होती थी। आजकल जो कीमोथेरेपी आ रही हैं वो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, मोर इफेक्टिव है। उनके साथ टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी आ गई हैं, जो इनके नतीजे बहुत अच्छे हैं, और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि ताकि कैंसर को समय पे कंट्रोल किया जा सके या ठीक किया जा सके। सर, दवाइयों को लेकर बड़ा सस्पेंस रहता है, बड़ा सवाल उठता है कि अपने पास यहाँ तमाम तरीके की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनको लेकर के यहाँ जो लोग आते हैं, जो कैंसर से पीड़ित हैं, जिनको आप दवाइयाँ देते हैं, तो उनके क्या पूरी टोटल जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ हैं? क्योंकि दवाइयों को लेकर बहुत सवाल उठते हैं। देखिए, जो आयुष्मान के सभी मरीजों को हम जो भी कीमोथेरेपी है, जो भी आयुष्मान के प्रोटोकॉल में, सब दवाई फ्री है। कुछ टारगेट थेरेपी भी अवेलेबल है, लेकिन अभी अस्पताल में रेडिएशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी प्राचार्य महोदय भी अपने स्तर से लगी हैं और शासन स्तर पर हम उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं कि ताकि मरीजों को रेडिएशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सके। और कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हम सारी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आयुष्मान के लोगों के लिए एकदम फ्री हैं। चलिए, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर दौलत सिंह जी को, जो कैंसर के बारे में आपको तमाम जानकारी दे रहे थे। उन्होंने तमाम बातें बताई कि साथ साथ कितनी स्टेज होती हैं और क्या हमें जागरूकता दिखानी चाहिए, किस तरह के चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, वो तमाम विषयों पर उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहिए HN24/7 पर।